हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। आज की क्लास में हम सीएस एग्जीक्यूटिव का जो आपका टैक्सेशन का पेपर है, जिसमें आपके इनकम टैक्स और जीएसटी को कवर किया गया है, वहीं पे साथ में कुछ बेसिक कवर किया गया है इंडियन कस्टम एक्ट का। तो वो हम टॉपिक आज करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन कस्टम एक्ट जो आपका सिलेबस का पार्ट है, मैं मान के चलता हूं कि एग्जाम में इसकी वेटेज नियर अबाउट 8 to 10 मार्क्स की रहती है। एग्जाम में ये जो टॉपिक है इसकी वेटेज 8 से 10 नंबर की आपकी रहती है। ठीक है, तो आपके जो टैक्सेशन लॉस का एग्जाम है, जिसमें इनकम टैक्स को कवर किया गया है, जीएसटी को कवर किया गया है, और वहां पे कस्टम का भी कुछ बेसिक पार्ट कवर किया गया है, जिसकी वेटेज 8 से 10 नंबर की रहती है। ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में आराम से समझेंगे, और साथ में जो आपके मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी गिवन है वो भी कवर करके चलेंगे। तो बहुत आराम से करेंगे, 3 क्लासेस में लगा के, 3 या 4 क्लासेस में, सो दैट ये आपके 8 से 10 नंबर का काम बिल्कुल पक्का हो जाए, इसमें आपको कोई भी कमी ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन कस्टम एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और अगर आप इसे सही मायने में समझो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, बट आपके सिलेबस में ये बहुत ओवरव्यू बेसिस पे कवर किया गया है, तो मैं उतना इन डेप्थ इसका आपको जो है एनालिसिस नहीं करवाऊंगा। जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जितना हमारे लिए जरूरी है, हम सिर्फ उन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे और बातों को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो इंडियन कस्टम एक्ट 1962 ये जो है आपका एक कानून बनाया गया है, और इसके तहत एक टैक्स लगाया जाता है कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी जो है वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कस्टम एक्ट 1962 के थ्रू इंप्लीमेंट की, जो बेसिकली गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं या गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं उन पे लगाया जाता है। यानी गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो इनडायरेक्ट टैक्स आपका लगता है वही कस्टम ड्यूटी है। ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लाइक जीएसटी। जैसे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम भी इनडायरेक्ट टैक्स है। सर, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन एक कस्टमर जो है वो बियर करता है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है उसी के ऊपर बर्डन पड़ता है। तो कस्टम भी एक ऐसा ही टैक्स है जिसमें आप इस टैक्स के बर्डन को कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देते हो, कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर देते हो। अल्टीमेटली वही व्यक्ति होता है जो इस टैक्स को बियर करता है। तो आज हम इस क्लास में कस्टम जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है उसको समझने वाले हैं। अब ये कस्टम एक्ट क्यों बनाया गया है, तो देखिए, सबसे बेसिक पर्पस जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि जब भी गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं या कोई बाहर के गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने पर टैक्सेस लगाए जाते हैं। देखिए, ये चीज पुराने जमाने में भी हुआ करती थी। अलग अलग राजा महाराजा होते थे, तो सबकी अपनी सीमाएं होती थी, सबकी अपनी बॉर्डर्स होती थी। तो अगर एक राजा के राज्य से माल दूसरे राजा के राज्य में जाता था, तो वहां पे कुछ टैक्सेस, चुंगी जिसे हम बोल सकते हैं, वो कलेक्ट की जाती थी। फिर धीरे धीरे करके राज्य जो है वो राज्य खत्म हुए, राजे महाराजे का जो दौर था वो खत्म हो गया, और हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो सामने आने लगी, जो इंडिपेंडेंट हुई, जहाँ पे चुनाव होने लगे, एंड देन यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज बन गई। तो सेम उसी टैक्स का एक मॉडिफाइड वर्जन निकल के आया कि जब गुड्स एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो फिर वहां पे टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे। इस टैक्स को लगाने के वेरियस पर्पसेस होते हैं। अलग अलग टैक्सेस ड्यूटीज जो इस लॉ के तहत लगाई जाती है वो अलग अलग रीजन से, अलग अलग कारणों से लगाई जाती है। बट अगर मैं मेनली बात करूं तो ये जो आपका कस्टम एक्ट है वो किस पर्पज से लाया गया था। सबसे मेन और सबसे एसेंशियल पार्ट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज। जो सबसे बड़ा रीजन था इसे लाने का वो ये था कि जब कोई गुड्स इंडिया से बाहर जाता है या कोई गुड्स इंडिया में आता है, तो उसके ऊपर टैक्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट कर सके। एक चीज याद रखना, जैसे हमारा जीएसटी है, जीएसटी में डुअल अथॉरिटी है, स्टेट एंड सेंटर दोनों काम करते हैं, बट जब बात आएगी कस्टम की तो इसके रिलेशन में सारी पावर सेंटर गवर्नमेंट के पास है, स्टेट का इसमें कोई हिस्सा नहीं। ठीक है, चलिए। तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कस्टम के अंदर, बट इसके अलावा कुछ हिडन अदर पर्पसेस भी इस लॉ ने सर्व किए। वो कौन कौन से? नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब भी कभी कोई देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, तो वो कस्टम एक्ट का या कस्टम ड्यूटीज का यूज करता है।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में इंडिया में ड्रॉट हुआ, सूखा हुआ और फसलें बहुत कम हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि यार इंडिया में फसलें बहुत कम हुई है, तो फसलें अगर कम होंगी तो आपकी जो डिमांड है, जो लोकल लेवल पे डिमांड्स रहती है, उनको पूरा करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे में प्राइसेस हाइक हो जाते हैं। तो क्या हुआ, कुछ बिजनेसमैन ने क्या किया, जैसे मान लीजिए गेहूं है या कोई भी और लोकल प्रोडक्शन था, उन्होंने वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जस्ट बिकॉज वो चीज यहाँ पे 20 की बिकती है, आउटसाइड इंडिया वो 25 या 30 की बिक रही है, तो उन्होंने इंडिया के बाहर उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इससे इंडिया में उस चीज की स्कार्सिटी, उस चीज की कमी और बढ़ जाएगी, जो प्राइसेस को और अपवर्ड पुश करेगा। तो गवर्नमेंट सोचती है कि ऐसा करने से जो एक्सपोर्टर है वो तो अपना प्रॉफिट बना लेगा, बस एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री हमारे लिए नेगेटिव चीज होगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गेहूं की एक्सपोर्ट पे, व्हीट की एक्सपोर्ट पे एक अच्छा खासा टैक्स इंट्रोड्यूस कर देगी। ये अपने आप में एक डेटरेंट बन जाएगा, जो एक्सपोर्टर को रोकेगा कि भाई एक्सपोर्ट मत कर, वरना टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। जो उसके मार्जिन जो एक्स्ट्रा आ रहे थे इंडिया के बाहर से, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, और वो फिर एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज नहीं होता। वो कहता है कि मैं लोकल ही माल बेच लूंगा। सिमिलर वे में अगर कोई चीज बल्क में इंडिया में इंपोर्ट होती है, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर के लिए एक दिक्कत हो सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर टैक्सेस इंपोज कर देती है, सो दैट लोकल वाला सस्ता पड़े इंस्टेड ऑफ बाहर से जो आया। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट रेगुलेट भी करती है। सेम पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। आपकी लोकल इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के पर्पजेज से भी ड्यूटीज को बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, अगर देखिए, अगर इंडिया में चाइना से सस्ता माल आता रहेगा तो लोकल इंडस्ट्री कभी भी जो है वो नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमेशा एक कस्टमर तो सस्ता गुड्स ही खरीदना चाहेगा। बीइंग अ कंज्यूमर, आप सोचिए, अगर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक जगह से महंगा सामान मिल रहा है, एक जगह से सस्ता, तो आप एक बार के लिए देशभक्ति सारी भूल जाओगे, क्योंकि पहले आपके माइंड में आएगा यार पहले पर्सनल हित, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट पूरा करता हूं, देश की बाद में सोचेंगे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो चाइना से या और देशों से सस्ता माल आता है उससे compete करना। तो अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे टैक्सेस लगा सकती है। सिमिलर वे में स्मगलिंग को रोकना, इलीगल आइटम्स का इंडिया में आना, या फिर मैं कहूं तो आइटम्स का इंडिया में आना, गुड्स का इंडिया में आना, बट उन पे टैक्स की चोरी होना, उस चीज को भी संभालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कस्टम एक्ट का यूज करते हैं। लास्टली, अपने फॉरेक्स को, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है कि इंडिया की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट ना हो, वो बढ़े। ये चीज को मैनेज करने के लिए भी कस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये वेरियस पर्पजेस हैं जो आपका कस्टम एक्ट सर्व करता है। और कस्टम एक्ट में आपके पास जो है पावर दो अथॉरिटीज ने बांटी हुई है। कस्टम के तहत जो भी पावर है वो दो अथॉरिटीज के पास है। वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके पास रूल्स बनाने की पावर है, और रूल्स के थ्रू वो कुछ चीजों को जो है वो नोटिफाई कर सकती है। जबकि जो आपका सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो पहले सीबीईसी हुआ करता था, वो सीबीआईसी को रेगुलेशन बनाने की पावर दी गई है। तो एंटायर लॉ में जहां जहां पे ये लिखा होता है कि रूल्स बनाने हैं, तो रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब जब आएगा रेगुलेशन की बात, तो रेगुलेशन सीबीआईसी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो एपेक्स बॉडी है, जो सबसे बड़ी बॉडी है, उसे ये काम दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कस्टम जो है वो आपका क्यों जो है वो बनाया गया है। तो देखिए, कस्टम का जो मेन पर्पज है वो यही है कि जब भी गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे या कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होंगे, बाहर से इंडिया में आना दैट इज इंपोर्ट, एंड इंडिया से बाहर जाना दैट इज एक्सपोर्ट। सिंपल सेंस में कहूं तो हमारा कस्टम एक्ट इन चीजों के ऊपर निगरानी रखता है, इन चीजों के रिलेशन में बातें बताता है, टैक्सेस कैलकुलेशन की बातें बताता है। ठीक है, चलिए, तो अब इस एक्ट को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो है समझनी जरूरी है। वैसे तो आपका सेक्शन 2 बहुत सारी डेफिनेशंस को कवर करता है, बट एग्जाम पर्पजेस से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पिक किए जो हमारे लिए जरूरी है जाननी, जो हमें समझनी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो वो डेफिनेशन क्या क्या है? जो सबसे पहली डेफिनेशन हमें समझनी है वो है असेसमेंट। असेसमेंट का अगर सिंपल मीनिंग कहूं तो असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन, टू कंप्यूट। जैसे जीएसटी एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, सिमिलर वे में आप कस्टम में भी सेल्फ असेस करते हो अपनी ड्यूटीज और पे करते हो। गवर्नमेंट आपको ईमानदार मानती है और मानती है कि आपका जो टैक्स बनता है आप खुद से
जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दोगे। बट आपकी जो असेसमेंट है, उस असेसमेंट पे कभी कभी अगर डिपार्टमेंट को डाउट हुआ तो वो चेकिंग जरूर कर सकती है। आपकी जो कैलकुलेशन है टैक्स की, उसे चेक जरूर किया जा सकता है। तो उस पर्पज से असेसमेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो असेसमेंट का क्या मतलब बताया गया है? असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स। किन्हीं भी गुड्स की ड्यूटीबिलिटी निकालना। ड्यूटीबिलिटी निकालना मतलब उनके ऊपर क्या ड्यूटीज बनती है वो कैलकुलेट करना, अमाउंट ऑफ ड्यूटी, सेस, टैक्स, ये कैलकुलेट करना कि कितना पेबल आता है, ये असेसमेंट कहलाता है। एंड असेसमेंट इंक्लूड प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, reassessment and any other assessment in which duty assessed is nil। असेसमेंट का बेसिक मीनिंग हुआ टैक्सेस को निकालना। बट असेसमेंट में 3-4 वेरिएंट ऑफ असेसमेंट भी आते हैं, लाइक प्रोविजनल असेसमेंट। लेट्स से मैंने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, अब मुझे कंफ्यूजन है कि इस प्रोडक्ट की इंपोर्ट पे क्या रेट से इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। तो मैं ऑफिसर के पास चला गया, मैंने सर ये मैंने चीज इंपोर्ट की है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, आप बता दो मुझे। तो ऑफिसर ने बोला सर ऐसे तो मैं इतना जल्दी क्या बता दूं, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। अब मैंने कहा सर ऐसे तो मेरा सामान यहाँ आपके पोर्ट पे पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, जब तक टैक्स नहीं भरूंगा आप जाने नहीं दोगे, तो क्या करें? तो वहां पे आपका ऑफिसर कहेगा सर आप एक बार प्रोविजनल बेसिस पे इतना भर दो, बाद में कम हुआ तो और दे देना, ज्यादा हुआ तो रिफंड ले जाना। दिस इज नोन एज प्रोविजनल असेसमेंट। सिमिलर वे में सेल्फ असेसमेंट जो हम खुद से करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट होती है। देन देयर इज रीअसेसमेंट, जब आपकी कोई कैलकुलेशन आपने की थी, देन डिपार्टमेंट उसे वापस करके देखता है, बिकॉज मे बी शायद आपकी असेसमेंट गलत लगी हो, तो रीअसेसमेंट होती है। या कोई भी ऐसी असेसमेंट, भले ही उसमें जो आपकी ड्यूटी बन के आई है वो नील बन के आई है, कुछ भी वेबल नहीं आया, उसे भी असेसमेंट में कवर किया गया है। तो असेसमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और डेफिनेशन है, लाइक कोस्टल गुड्स। अब कोस्टल गुड्स क्या होते हैं? कोस्टल गुड्स का मतलब है लोकल गुड्स, आपके डोमेस्टिक गुड्स, आपके घरेलू गुड्स, जो गुड्स बाहर से नहीं आए हैं, आपके देसी ही गुड्स हैं, इंडिया के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। तो कोस्टल गुड्स मींस गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट इन इंडिया टू अनदर। इंडिया में कुछ बना, इंडिया के एक पोर्ट लाइक मुंबई पोर्ट से मान लीजिए चेन्नई पोर्ट तक वो गुड्स चलेंगे, इस केस में इन्हें कोस्टल गुड्स कहा जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी इंडिया के ही है। ठीक है, तो ये होता है कोस्टल गुड्स। नेक्स्ट, ड्यूटीएबल गुड्स। ड्यूटीएबल गुड्स एज द नेम सजेस्ट, ड्यूटीएबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके ऊपर ड्यूटीज ऑफ कस्टम लगनी है। ठीक है, एनी गुड्स विच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, जिन पे अभी तक ड्यूटी पे नहीं हुई है, मतलब ड्यूटी बनती है बट अभी तक पे नहीं हुई है, दोज गुड्स आर नोन एज ड्यूटीएबल गुड्स। लेट्स से मैंने गुड्स इंपोर्ट किए और मैंने टैक्सेस पे कर दिए, तो टैक्स बनता था बट पे हो गया, नाउ दीज आर नॉट ड्यूटीएबल गुड्स एनीमोर। ड्यूटीएबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके ऊपर अभी टैक्सेस पे नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर लेके जाना, एनी गुड्स विच आर टेकन आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर लेके जाना, इंडिया के बाहर की किसी जगह पे। आपने गुड्स इंडिया से लिए, श्रीलंका लेके गए और वापस घुमा के इंडिया ले आए, तो आप ये नहीं कह सकते देखो सर गुड्स इंडिया से बाहर गए हैं तो एक्सपोर्ट हो गया, नहीं, अल्टीमेटली आपने वापस उसे इंडिया में ही रख दिया, तो फिर ये आपका एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगा। एक्सपोर्ट में जो गुड्स रेस्ट करते हैं वो आउटसाइड इंडिया जाके रुकने चाहिए, इंडिया के बाहर ही उनका एक डेस्टिनेशन बन जाता है, दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट गुड्स। सिमिलर वे में इंपोर्टेड गुड्स जो इंडिया में लाए गए हैं फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, एनी गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर से इंडिया में लाए गए हैं उन्हें इंपोर्टेड गुड्स कहा जाता है, बट डजंट इंक्लूड्स गुड्स व्हिच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। ऐसे गुड्स जिनको आपने क्लियर करवा लिया टैक्सेस पे करके, अब वो इंपोर्टेड नहीं रह जाते। देखिए, इंपोर्टेड गुड्स आप जनरल पैरेलल्स में हम यूज करते हैं कि ये इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड है। एक बात समझ लेना, कस्टम में अगर आप बोलोगे ना कि ये इंपोर्टेड है, इसका मतलब है आपने यहाँ पे गुड्स मंगवाए हैं बट अभी इनका टैक्स नहीं भरा है। तो इंपोर्टेड गुड्स वो तब तक रहते हैं जब तक उनका टैक्स ना पे हो। वंस यू हैव पेड द टैक्स, वो कोस्टल गुड्स बन जाते हैं, वो लोकल गुड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके ऐसे गुड्स जो क्लियर हो गए हैं होम कंजम्पशन के लिए, आपने अप्रोप्रिएट टैक्सेस पे कर दिए हैं डिपार्टमेंट को, कस्टम अथॉरिटीज को, तो आप ऐसे गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहोगे। ठीक है, लाइक मान लीजिए आपने गुड्स मंगवाए हैं यूएसए से,
यूएसए से जब गुड्स आते हैं तो सबसे पहले शिप रुकती है, ऑफिसर आके चेक करता है क्या क्या सामान है, एक लिस्ट होती है जो ऑफिसर को दी जाती है कि सर ये सामान है, ये टैक्स बनता है और ये हम पे कर रहे हैं। ये सारे प्रोसेस ऑफिसर की निगरानी में होता है जहां पे गुड्स को अनलोड किया जाता है। उसके बाद ऑफिसर चेक करता है कि जैसा डिस्क्राइब किया गया क्या वही सामान है, कोई स्मगलिंग का केस तो नहीं बन रहा है। फिर वहां पे जो टैक्सेस होते हैं वो आप पे करते हो, उसके बाद ही गुड्स आप कस्टम से बाहर लेके आ सकते हो। तो ड्यूटीज पे होने से पहले बाहर नहीं आ सकते, और ये ड्यूटीज पे करके घर ले जाना या फिर अपनी फैक्ट्री में ले जाना ही कहलाता है क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब ये मत समझ जाना कि सर होम कंजम्पशन मतलब घर ले जाके कंज्यूम करेंगे, नहीं। अगर आप अपनी फैक्ट्रीज के लिए भी कोई गुड्स लेके आए हो तो वो भी क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन ही कहलाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद इंडिया के मतलब इंडिया की डेफिनेशन दी गई, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो टेरिटोरियल वाटर्स है, जो हमने जीएसटी में भी पढ़ा था, टेरिटोरियल वाटर्स को इंडिया का पार्ट माना जाता है। अब टेरिटोरियल वाटर क्या होते हैं, जैसे ही आपका समुद्री इलाका जहां पे होता है, तो जैसे ही जमीनी सतह खत्म होती है और समुद्र शुरू हो जाता है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि तकरीबन 22 किलोमीटर तक का जो एक एरिया है वो भी इंडिया के ही अंडर आता है, उसको भी हम इंडिया ही बोलेंगे। तो लेट्स से चाइना से कोई या यूएसए से कोई माल आया और वो इंडिया की लैंड में तो नहीं आया लेकिन इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में आ गया, उन 12 नॉटिकल माइल्स के एरिया में आ गया। लेट्स से ये गुड्स इंपोर्ट हुए तो जमीन पे नहीं आया, बाहर के पानी में ही यूज हुआ है। लेकिन अगर ये पानी का जो एरिया है विद इन 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है, तो वो ये माना जाएगा कि इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में गुड्स आ गए हैं और हेंस इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद एक वर्ड यूज होता है पर्सन इन चार्ज, जो जनरली किसी व्हीकल के रिलेशन में होता है। तो अगर आप वेसल की बात करो यानी कि पानी के जहाज की बात करो, तो पर्सन इन चार्ज होता है मास्टर ऑफ वेसल, उस शिप का जो कैप्टन है, जो मास्टर है। एयरक्राफ्ट में पायलट होता है जो मेन इंचार्ज होता है, रेलवे में कंडक्टर या गार्ड बोल लो, और अदर कन्वेंस के केस में ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो पर्सन इन चार्ज हो, ठीक है। ये होता है पर्सन इन चार्ज, उस व्हीकल का मेन मुखिया कौन है। इसे डिफाइन करने का रीजन ये था कि जब भी गुड्स आते हैं इंडिया में बाहर से, तो वो 3 तरीके से आ सकते हैं, या तो वो लैंड के थ्रू आएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी जो है कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया की लैंड जो है वो शेयर होती है, जमीनी सतह, लाइक पाकिस्तान हो गया, इस तरफ बांग्लादेश हो गया, देन आपके पास तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ इंडिया की लैंड बॉर्डर शेयर होती है, तो हेंस यहाँ पे गुड्स लैंड के थ्रू आ सकते हैं। नंबर 2, आपके पास गुड्स एयरक्राफ्ट के थ्रू भी आ सकते हैं, बाय एयर, बाय वाटर आ सकते हैं वेसल, और इवन अगर आपकी कनेक्टिविटी थ्रू रेल्स भी है तो रेल के थ्रू भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज स्मगलिंग। स्मगलिंग वर्ड को भी डिफाइन किया गया, एनी एक्ट और ओमिशन which will render such goods liable to confiscation under section 111 और 113। आपने कोई भी काम ऐसा किया या कोई काम करना भूल गए जिसका कंसीक्वेंस ये है कि अब उन गुड्स को जब्त किया जा सकता है सेक्शन 111 या 113 के तहत, देन ये माना जाएगा कि स्मगलिंग हुई है। सिंपली कहूं तो आपने टैक्सेस पे नहीं किए, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, चोरी छुप के गुड्स लेके आए हो, बिना बताए लेके आए हो, तो इन केसेस में आपके गुड्स डिटेन किए जाते हैं और इसी केस को स्मगलिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये थे मेरी कुछ बेसिक डेफिनेशन। वैसे तो आपके मॉड्यूल में भी सारे डेफिनेशंस कवर की गई हैं, बट वो सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, ठीक है। चलो अब हमारा पहला मुद्दा शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, चार्जिंग ऑफ द कस्टम ड्यूटीज। देखिए जैसे जीएसटी में चार्जिंग सेक्शन होता है, इनकम टैक्स में हर हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है, सिमिलर वे में कस्टम का भी एक चार्जिंग सेक्शन है जो कस्टम के अंदर लगने वाली ड्यूटीज को चार्जेबल बनाता है। अच्छा सबसे पहले एक बात, ये फाइल जो पीडीएफ फाइल जिसके थ्रू मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से पढ़ने के लिए आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। ये समराइज वे में है, आपके मॉड्यूल से बनाया गया है, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपका मॉड्यूल का कंटेंट अपने आप कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी आपके लिए हेल्प रहेगी कि जब आप रिवाइज करने बैठोगे इस टॉपिक को, तो काफी समराइज्ड वे में आपके सामने कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। और मैंने सिर्फ वो पॉइंट कवर किए हैं जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, सबसे पहला पॉइंट कि जो आपकी कस्टम की ड्यूटी है वो कैसे लगाई जाएगी। तो हमारा कस्टम एक्ट जो है, इंडियन कस्टम एक्ट 1962, उसका सेक्शन 12 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, जो कहता है कि गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई जा सकती है जिसको हम कस्टम ड्यूटी कहेंगे। और कस्टम ड्यूटी जो लगाई जाएगी उसकी वैल्यू कैलकुलेशन तो कस्टम एक्ट ही बताएगा कैसे करनी है,
जैसे हम जीएसटी में सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, सिमिलर वे में कस्टम में भी कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए पहले वैल्यू निकाली जाएगी, उसके ऊपर आपकी कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाएगी। बट टैक्स कितने रेट से लगाना है इसके लिए भी एक अलग से एक्ट बनाया गया है, वो है कस्टम टैरिफ एक्ट। तो कस्टम एक्ट सिर्फ ये बताता है कि टैक्स कितनी वैल्यू पे लगाना है, कैसे लगाना है, बट कितना लगाना है, किस परसेंटेज से लगाना है, ये बात आपका कस्टम टैरिफ एक्ट बताता है। तो कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन द गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। वो गुड्स जो इंडिया में इंपोर्ट किए गए हैं या एक्सपोर्ट किए गए हैं इंडिया से, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती है एज पर द रेट्स स्पेसिफाइड और प्रोवाइडेड इन अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट। जो कस्टम टैरिफ एक्ट में बताई गई है उन रेट से यहाँ पे कस्टम का जो लॉ है वो कहता है कि ड्यूटीज लगाई जाएगी। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इसे दो शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। शेड्यूल 1 बात करता है इंपोर्ट के ऊपर क्या आपका टैरिफ होगा, गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कितना कस्टम लगाया जाएगा। वहीं पे एक्सपोर्ट पे कितना टैक्स लगाना है इसकी बात करता है आपका शेड्यूल 2, एक्सपोर्ट टैरिफ। ठीक है, तो दो शेड्यूल बनाए गए हैं टैरिफ एक्ट में। फर्स्ट इज इंपोर्ट टैरिफ जो इंपोर्ट की बात करेगा, और दूसरा है एक्सपोर्ट टैरिफ जो एक्सपोर्ट की बात करेगा। ठीक है, इससे ज्यादा हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन था जो बात करता है कि एज पर सेक्शन 12 इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको कस्टम की ड्यूटीज लगानी है, जिसकी वैल्यूएशन, जिसकी कैलकुलेशन भी कस्टम एक्ट बताएगा, लेकिन रेट कितनी होगी ये आपका टैरिफ एक्ट बताएगा, जिसके शेड्यूल 1 में इंपोर्ट करने पर गुड्स पे क्या टैक्स लगेगा उस रेट को बताया गया, और शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट करने पर टैक्सेस क्या रेट से लगाए जाएंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर्पज से अलग अलग बताया गया। और एक चीज याद रख लेना, ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर आइटम की इंपोर्ट पे टैक्स की रेट कुछ और हो और एक्सपोर्ट पे कुछ और हो। जीएसटी में सिंगल रेट होती है, परचेज सेल दोनों तरफ अलग अलग नहीं होती, लेकिन कस्टम एक्ट में कोई चीज के इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे सेपरेट रेट से टैक्सेस जो है वो चार्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। देखिए कस्टम एक्ट के अंदर अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जो है वो कवर की गई है। आपका जो कस्टम एक्ट है वो वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज को कवर करता है। वन बाय वन हर एक को समझते हैं कौन कौन सी ड्यूटीज है जो कवर की गई है। सबसे पहले और सबसे कॉमन ये है आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी। जो सबसे कॉमन ड्यूटी टैक्स लेवी किया जाता है वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसे हम शॉर्ट में BCD भी कह सकते हैं। ठीक है, BCD ये आपकी सबसे कॉमन ड्यूटी है जो लगाई जाती है गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, और ये परसेंटेज ऑफ वैल्यू होती है। हमेशा वैल्यू का सर्टेन परसेंटेज के तौर पर जो है वो चार्ज किया जाता है, और वैल्यू जो है जैसे जीएसटी में सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई निकाली जाती है, यहाँ सेक्शन 14 बताता है कि किस वैल्यू पे लगाया जाएगा। और वैल्यू क्या देखी जाती है, जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो यानी बाहर से इंडिया में लाए हो, तो जो आपकी CIF वैल्यू होती है उसके ऊपर आपको ये बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करनी होती है। और जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हो, जब आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं तो अगर टैक्सेस लग रहे हैं तो वो FOB बेसिस पे लगाए जाते हैं। वैसे तो देखिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस बहुत कम लगाती है, बिकॉज हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े और इंडिया के पास फॉरेन करेंसीज आए, बट रेयर केसेस में एक्सपोर्ट पे भी टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो ऐसे केसेस में FOB वैल्यू होगी, उस पर आपका टैक्स कंप्यूट होगा। अब आपको सर CIF क्या होता है, FOB क्या होता है, तो CIF का मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, और FOB का मतलब है आपका फ्री ऑन बोर्ड। दोनों को डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस इतना ही याद रख लो, आगे जब हम करेंगे कैलकुलेशन वाला पार्ट तब सारा समझेंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए समझ लो बेसिक कस्टम ड्यूटी सबसे बेसिक ड्यूटी होती है जो वैल्यू पे निकाली जाती है सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बनेगी। और सेक्शन 14 कहता है कि इंपोर्ट के केस में CIF वैल्यू देखनी होती है और एक्सपोर्ट में FOB वैल्यू देखनी होती है। कुछ एरियाज, कुछ देश जिनके साथ इंडिया की जो है वो आप कह सकते हो दोस्ती है, जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि उनके साथ हम ज्यादा ट्रेड करें, ज्यादा इंपोर्ट वहीं से करवाएं, तो फिर ऐसे केसेस में गवर्नमेंट कुछ प्रेफरेंशियल रेट भी सजेस्ट कर सकती है कि लाइक मान लीजिए सेम प्रोडक्ट चाइना से मंगवाओगे तो हो सकता है टैक्स 50% हो, और सेम प्रोडक्ट आप लेट्स से जापान से मंगवा लोगे तो टैक्स की रेट 20% हो सकती है। इसका रीजन है गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर कंट्री को प्रेफरेंशियल रेट की कैटेगरी में
जो है वो डिवाइड कर रखा है। गवर्नमेंट का रीजन हो सकता है कि उस देश के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, या हम किसी दूसरे देश को किसी दूसरे देश से होने वाले इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि कहते हैं भाई यहाँ से ले लो, यहाँ से रेट कम लगाई जाएगी। तो प्रेफर्ड एरिया से इंपोर्ट करना होता है उसके लिए आपको, और ये चीज इंपोर्टर को ही प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ हमने वहां से गुड्स को इंपोर्ट किया है। तो पहली ड्यूटी जो हम लगाते हैं वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी। देन आईजीएसटी, आप जब जब इंपोर्ट करोगे तो आईजीएसटी तो चार्ज होगा ही होगा। और आपको पता है जैसे कि हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विस का तो आरसीएम लगता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि जब जब इंपोर्ट होगा तो आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आईजीएसटी आप कस्टम वालों को पे करके आओगे, और ये कस्टम वालों को जब आप जीएसटी पे करोगे तो उसको भी आप जो है एज अ आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, जीएसटी कंपनसेशन सेस। जैसे आईजीएसटी लगाया जाता है वैसे ही गुड्स के इंपोर्ट पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो कब लगेगा? अगर लाइक गुड्स के ऊपर इंडिया में सप्लाई होने पर कंपनसेशन सेस लगता है तो उनके इंपोर्ट पे भी कंपनसेशन सेस लगाया जा सकता है। लाइक मान लीजिए कोई लग्जरी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेट्स से कार है, कोई 1 करोड़ की कार है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके ऊपर हम कंपनसेशन सेस लगाएंगे। तो अगर सेम कार आप इंडिया में सेल परचेज करते हो तो कंपनसेशन सेस लगता है। अब सेम कार अगर आप इंपोर्ट करके लाओगे तो भी कंपनसेशन सेस आप पे लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था थर्ड टैक्स। फोर्थ है एडिशनल कस्टम ड्यूटी या सीवीडी। सीवीडी का मतलब होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सीवीडी का मतलब है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। बेसिकली जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उस केस में, ये पुराना एक टैक्स है, थोड़ा मैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बैकग्राउंड बताता हूं। जैसे इंडिया में पहले क्या हुआ करता था जीएसटी आने से पहले, जब आप गुड्स का प्रोडक्शन करते थे तो प्रोडक्शन करने पर एक्साइज आपको पे करना पड़ता था। एक्साइज एक ड्यूटी थी, एक्साइज एक टैक्स था जो गुड्स के प्रोडक्शन पर लगता था। लेट्स से मेरी इंडिया में फैक्ट्री है और इंडिया में मैंने कोई गुड्स प्रोड्यूस किया जिसकी मेरी कॉस्ट आई 1000 रुपीज। अब गवर्नमेंट ने बोला इसके ऊपर 10% एक्साइज भी है, इन्हें 100 रुपए, तो कुल मिला के मेरे लिए गुड्स की कॉस्ट आ गई 1100। 1000 का मैंने कॉस्ट लगाया है, 100 की मैंने एक्साइज पे की है, तो अल्टीमेटली मेरे लिए इस गुड्स की कॉस्ट बन गई 1100। बट सेम चीज एक इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, लेट्स से उसे 1000 रुपए में ही बाहर से मिल गई, बट सिंस उसने इंपोर्ट किया, इंडिया में कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, तो एक्साइज ड्यूटी तो उस पर नहीं लगाई जा सकती बिकॉज प्रोडक्शन कुछ हुआ ही नहीं, आपने बना बनाया माल इंपोर्ट किया, तो आप कहोगे कि सर कॉस्ट हमारी 1000 है। तो ऐसे केसेस में आप इंडिया में प्रोड्यूस करने के बजाय इंपोर्ट करना पसंद करोगे बिकॉज आपके लिए वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं लोकल इंडस्ट्रीज को खत्म कर देगा, क्योंकि आप इंडिया में कुछ बनाओगे नहीं तो ग्रोथ कैसे होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि देखो आप इंपोर्ट करके आए हो, तो अगर आप यही चीज इंडिया में बनाते तो हमें एक्साइज मिलती, हमारी जेब में कुछ जाता और आपका भी कुछ कॉस्ट बढ़ जाता। अब यही चीज को कंपनसेट करने के लिए, काउंटर वेल करने के लिए इंडिया में बोला गया कि हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। हम यहाँ पे आपके 100 रुपए के जो है एक्साइज के नाम का टैक्स लगा देंगे, कस्टम वाले कलेक्ट करेंगे, कस्टम के नाम से कलेक्ट करेंगे, बट ये होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्साइज। एक्साइज जैसे लगता वैसे ही इसको लगा दिया जाएगा, सो दैट गवर्नमेंट की जेब में भी पैसा आ जाए जितना एक्साइज का आना था, और दूसरा आपकी लोकल इंडस्ट्री के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए, ठीक है। तो इस पर्पज से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिसे आप एडिशनल कस्टम ड्यूटी कह सकते हो। हालांकि जब से जीएसटी आया है इस टैक्स की अब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, बिकॉज अब एक्साइज लगता ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एडिशनल कस्टम ड्यूटी या सीवीडी की भी जो आप कह सकते हो एक टाइप से इंपॉर्टेंस खत्म होगी। बस कुछ प्रोडक्ट जिन पे अभी भी आपका पुराने लॉस के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, कौन से सर? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर अभी भी पुराने वाला टैक्स लगता है, तो हेंस उनके ऊपर अभी भी सीवीडी लगेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सब पे जीएसटी लगता है, तो ऑलरेडी आईजीएसटी एक्ट, जो आईजीएसटी हमने ऊपर लगाया है, कंपनसेशन सेस लगाया है, तो वो कंपनसेट कर चुका है ऑलरेडी, तो अगल अलग से एक्साइज के नाम का कुछ लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो ये ड्यूटी मैं कहूंगा अब काफी हद तक जो है वो आप कह सकते हो अपनी इंपॉर्टेंस खो चुकी है। नेक्स्ट इज स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, जिसे शॉर्ट में सैड भी कहा जाता है, एसईडी। ये भी एक टाइप का कंपनसेशन के तौर पर ही था। लाइक अगर कोई चीज लोकल बनती है तो एक्साइज लगता था,
अगर वो लोकल बिकती, आप किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से लेते तो आपको वैट या सीएसटी पे करना पड़ता, वैल्यू एडेड टैक्स या सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। बट सिंस आपने तो इंपोर्ट कर लिया तो ये टैक्स तो लगे ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा इसके नाम का भी तो कुछ लगना चाहिए, तो वो फिर गवर्नमेंट ने सैड के नाम से लगा दिया। अगेन जीएसटी आने के बाद इसकी भी इंपॉर्टेंस कम हो गई। ठीक है, तो आप इसे रीड कर सकते हो। देन प्रोटेक्टिव ड्यूटी, अगर आपको लगता है किसी इंडस्ट्री को इंडिया में प्रोटेक्ट करना है तो वहां पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जा सकती है। लाइक इंडिया को लगता है कि हमारा क्लोथ व्यापार जो है वो अच्छा बनना चाहिए, तो इंडिया वाले इंपोर्ट के ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं सो दैट उस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके, और ये प्रोविजनल बेसिस पे लगाई जाती है कुछ समय के लिए। इसके अपोजिट एक और ड्यूटी होती है, दैट इज सेफ गार्ड ड्यूटी। देखो प्रोटेक्टिव और सेफ गार्ड दोनों का पर्पज है किसी इंडस्ट्री को बचाना, बस मैनर ऑफ ऑपरेशन एंड उसका जो सेक्शन जो नोटिफाई करने का है वो अलग अलग हो जाता है। सेफ गार्ड ड्यूटी भी इंडिया में लगाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कब? इफ गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड इन लार्ज स्केल, अगर लार्ज स्केल में कोई चीज का इंपोर्ट हो रहा है और हमें दिख रहा है भाई इससे तो डैमेज हो जाएगी, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में उस इंडस्ट्री को डैमेज से बचाने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है। लाइक मान लीजिए इंडिया में हम एलईडी बल्ब बनाते हैं। अब इंडिया के जो एलईडी बल्ब बनते हैं वो हमारे लिए 100 रुपए की कॉस्टिंग में पड़ते हैं, बट सेम चीज अगर हम चाइना से इंपोर्ट करवाएं तो यहां पे वो चीज सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए की आपकी कॉस्टिंग में आ जाती है। अब ऐसे में क्या होगा, जो इंडिया में एलईडी मैन्युफैक्चरर है वो 100 रुपए में बना रहे हैं, और जबकि जो बाकी लोग हैं वो इंडिया में 75 रुपए में इंपोर्ट करके 80-90 में तो बेच भी देंगे, और ये जो कॉस्टिंग ही 100 है वो 110 के बिना बेच नहीं पाएंगे। तो ऐसे केसेस में विद टाइम होगा क्या, इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है वो खत्म हो जाएंगे, इंडस्ट्री ये खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जब ये 75 में इंडिया के बाहर से आ रहा है तो इस पे कहेगी 25 से 30 रुपए का टैक्स लगा दो, सो दैट 75 का पड़ रहा है 25-30 रुपए का टैक्स लग जाएगा, तो अपने आप कॉस्टिंग 100 या उससे ऊपर चली जाएगी। अब लोकल जो हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सेफ गार्ड ड्यूटी का पर्पस होता है। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, अब आप इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पे भी ड्यूटी प्रोविजनल बेसिस पे लगाई जाती है। ठीक है, तो प्रोविजनल बेसिस पे लगाने के बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसे लंबे समय तक चलाना है तो इसे चलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो याद रखना है, टैरिफ रेट कोटा का एक सिस्टम होता है। टैरिफ रेट कोटा का मतलब क्या होता है, कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे अगर मान लो इंपोर्टर कहता है सर मैं थोड़ा बहुत तो इंपोर्ट कर सकता हूँ ना, सस्ता पड़ना चाहिए मुझे भी, मुझे मेरी कॉस्ट सेविंग, मेरी एफिशिएंसी की वजह से अगर कोई कॉस्ट सेविंग हो रही है तो मुझे होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आप स्मॉल क्वांटिटी लेके आओगे तो हमें नहीं लगता इससे तुम ज्यादा डैमेज कर पाओगे, थोड़ा 1-2-5% मार्केट कैप्चर कर लिया तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बड़े बिजनेसमैन अपना मार्केट इंप्रूव करें, अपनी कैपेबिलिटीज को सुधारें, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप स्मॉल क्वांटिटी में लाओगे तो हम लो टैक्स लगाएंगे, लेकिन अगर क्वांटिटी तुमने लार्ज कर दी फिर तुम गड़बड़ करने शुरू कर दोगे तो हम भी हाई टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका रेट कोटा, या फिर आप कह सकते हो टैरिफ रेट कोटा, जिसमें आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक तो कम टैक्स लगाते हो, लेकिन जैसे ही क्वांटिटी उससे ज्यादा होती है तो आप टैक्सेस को बढ़ा देते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। लेट्स से चाइना से इंडिया में प्लास्टिक के आइटम्स आ रहे हैं। अब वो प्लास्टिक के आइटम इंडिया वाले भी बनाते हैं, लेकिन चाइना से जब वो आते हैं तो वैसे तो चाहे इंडिया वाले मैन्युफैक्चर करें चाहे चाइना वाले, दोनों जगह पे उसकी कॉस्टिंग 100 ही पड़ती है। बट चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि यार इंडिया की प्लास्टिक इंडस्ट्री एक बार बर्बाद कर देते हैं, एक काम करते हैं चाइना से गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, 100 रुपए का गुड्स है, वहां के व्यापारियों को बोल दिया जाता है भाई तुम 50 रुपए में बेचो। अब बिजनेसमैन कहेगा सर 100 तो हमारी कॉस्ट है, 50 में क्यों बेचे और कैसे बेचे? तो गवर्नमेंट ऑफ चाइना कहती है 50 रुपए हमसे ले लेना, 60 रुपए ले लेना, और बोलो 50 में तुम बेचो, 60 हमसे ले लेना, 110 बन गए ना तुम्हारे, तुम बेचो, फुल बेचो। पर्पस क्या था उनका कि इंडिया की इंडस्ट्री एक बार बर्बाद हो जाए। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक फाइट, आप कह सकते हो इकोनॉमिक वे में हम फाइट कर रहे हैं कि सामने वाले की इकोनॉमी को डेटोरिएट करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो इस टाइप के
कोई तरीके से, कोई स्ट्रेटेजी से कोई अगर सामने वाली कंट्री कुछ कर रही है तो आप अपने टैक्सेस इंपोज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज नोन एज सीवीडी ऑन स्पेशलाइज्ड आर्टिकल्स। तो इफ कंट्री प्रोवाइड्स एनी सब्सिडी अपॉन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन देयरइन और द एक्सपोर्टेशन देयरऑफ फ्रॉम एनी आर्टिकल, ठीक है, एनी सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच आर्टिकल, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज अ काउंटरवेलिंग ड्यूटी। बट एक चीज का ध्यान रखना, सामने वाला देश जब सब्सिडी दे रहा है, तो मैंने तो एग्जाम्पल खैर ऐसे बनाया था कि चाइना जो जानबूझ के इंडस्ट्री खराब करना चाहता है, बट जनरली ये जो हमारी ड्यूटी पाई जाती है, इसमें सामने वाला देश औरों की इंडस्ट्री को खराब करने के लिए सब्सिडी नहीं देता, वो अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए ऐसा करता है। लाइक चाइना के मन में इंडिया की इंडस्ट्री को खराब करने का इंटेंशन नहीं है, वो बस ये चाहता है कि उनकी प्लास्टिक इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर जाए, उस पर्पज से वो सब्सिडी देता है प्रोडक्शन पे या एक्सपोर्ट करने पर, ठीक है। लेकिन अगर उनका पर्पस गलत है, अगर उनका पर्पस गलत है, अगर उनकी इंटेंशन गलत है कि वो तो दूसरे देश को उजाड़ना चाहते हैं, तो फिर वही टैक्स एंटी डंपिंग ड्यूटी बन जाता है। मतलब दोनों में सिर्फ फर्क किस चीज का है, आपका इंटेंशन। अगर चाइना का इंटेंशन गलत है, जब गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में, तो वो चाहता है कि इंडस्ट्री को खराब कर दें, दैट मीन्स उस केस में जो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी उसे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। लेकिन अगर सामने वाली कंट्री सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए वो जो सब्सिडी दे रही है, तो फिर उसका इंटेंशन गलत नहीं है, उस केस में गवर्नमेंट सीवीडी लगाती है सब्सिडाइज्ड आर्टिकल पे। बट दोनों का पर्पस एक ही है, इंडिया की इंडस्ट्रीज को बचाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक सरचार्ज है जो गवर्नमेंट लगाती है। जैसे आप देख सकते हो कि इनकम टैक्स में आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हो 4%, सिमिलर वे में ये सरचार्ज है और सेस है, ये दोनों लगाए जाते हैं। तो आप इन्हें रीड कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा जो है बताने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये थी वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको बहुत बेसिक बताया है कि कस्टम एक्ट क्या होता है, क्यों लाया गया था, इसके चार्जिंग का क्या तरीका है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस और वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टम के अंदर ड्यूटीज कौन कौन सी लगती है, ये भी मैंने डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट पॉइंट वैल्यूएशन का और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद लास्ट पार्ट में हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी समझेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटे 3 से 4 क्लास में हमारा ये सारा का सारा जो कंटेंट है 8 से 10 नंबर की जिसकी वेटेज है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इस कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।